नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे आज बाज़ार की। बाज़ार में कल सीज़ फायर के बाद क्या उठापटक देखने के लिए मिली, या कल की जो FII की बिकवाली है 5,266 करोड़ की, उससे डरने की ज़रूरत है या क्या है मायने, सोना चांदी की क्या चाल है, क्रूड ऑयल कहाँ पे बना हुआ है, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं, कल के FII और DII के आंकड़ों पर। कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,266 करोड़ की बिकवाली की, और 5,000 अगर बात करें घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने 5,210 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो क्या है इनके मायने, चर्चा इस पर भी करेंगे। बात कर लेते हैं हमारा रुपये की। रुपया कहीं ना कहीं स्टेबल बना हुआ है, 85 रुपये 98 पैसे पे रुपया है, जो कि 87 पहुंच गया था। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में नरमी के कारण वो अपने आप की स्टेबिलिटी बना के रखा है। 99,000 पर सोना आ गया है, और चांदी में भी गिरावट देखने के लिए मिली है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम होने से कहीं ना कहीं ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में शांति के संकेत हैं, तो उससे जो सोना चांदी है उसमें नरमी देखने के लिए मिली है। जो करेंसी ऑफ बास्केट होती है, उसमें डॉलर इंडेक्स 3 साल के निचले स्तर पे आ गया है, 97 रुपये पर डॉलर इंडेक्स काम कर रहा है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में 12% की गिरावट देखने के लिए मिली है। अभी $66 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल कामकाज कर रहा है। अगर चर्चा करें कि कल जैसा कि ये जो बिकवाली हुई है, इसी से चर्चा चालू कर लेते हैं। ये जो FII की बिकवाली है, जबकि पिछले लगातार 5 दिनों से FII माल खरीद रहे थे, लेकिन कल FII ने लगभग तुम्हारा 5,266 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, FII का सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ खरीदारी में कर क्यों रहे थे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। डॉलर का कमज़ोर होना वो कहीं ना कहीं इमेजिंग मार्केट के लिए अच्छा संकेत होता है, और इमेजिंग मार्केट में भी सबसे बेहतर बाज़ार है तुम्हारा एशिया के अंदर भारत का शेयर बाज़ार। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि कल FII ने जो बिकवाली की, उसके पीछे जो उनका लॉजिक रहा होगा कि यार ऐसा अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज़ फायर का अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसी भी उड़ती उड़ती सी कुछ खबरें आ रही थी कि सीज़ फायर होने के बाद में भी ना तो इजराइल मान रहा है और ना ईरान मान रहा है। दोनों की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, इस तरफ से इजराइल ने फाइटर जेट भेज रखे हैं। तो हो सकता है जो FII विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने सोचा हो कि यार कल हो सकता है ये अगर युद्ध ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बड़ा रूप ले लेता है, तो नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो नीचे ले लेंगे अपन कल। इसीलिए उन्होंने कल हो सकता है बिकवाली की होगी। इसीलिए आपको हमेशा करेंसी ऑफ बास्केट का देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यार करेंसी ऑफ बास्केट क्या चल रही है। एक अच्छी खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अच्छी खबर कल आई है जयराम पवेल के द्वारा। जयराम पवेल, जो कि कल अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है फेडरल बैंक, उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने सेनेट में, मतलब वहाँ की जो संसद है, उसमें एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर महंगाई है, वो उस बात से तो हम एग्री करते हैं, पर साथ साथ में हम इस बार रेपो रेट में बदलाव ज़रूर करेंगे, जो कि हमारा एक मतलब स्लोगन है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ महंगाई की चिंता करता रहूँगा, वो मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं उस पद पे हूँ, और महंगाई ख़त्म होनी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन और GDP दोनों पे उनका जो चिंता का मुआयना है वो दरादर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में तो बदलाव हम करेंगे। डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना इमेजिंग मार्केट के लिए भी अच्छा है, और मेटल से रिलेटेड जो स्टॉक हैं, जो तुम्हारा वेदांता है, या हिंदुस्तान या हिंडाल्को है, या JSW है, या शेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा स्टील है, ये जितने भी मेटल से रिलेटेड स्टॉक है ना, जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो इनका चढ़ना लाजमी बनता है। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है कि दोनों को डांट लगाई हो। देखो यार, डोनाल्ड ट्रंप, एक बात तो है साथियों कि मार के, फटकार के, प्यार के, झगड़ा करके वो नोबेल पुरस्कार लेके मानेगा। भारत पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट में तनाव बढ़ा, उनने वहाँ पे बोला मैंने सीज़ फायर करा दिया। भारत ने उसका खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, हमने सीज़ फायर अपने से किया, कोई बात नहीं। आसिफ मुनीर एक रोटी दो बोटी खा के आए अमेरिका में, उनने बोला कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हो गया यार, बहुत बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। अब फिर वो कल युद्ध की शांति करा दी उनने, बिल्कुल। उनने बोल दिया सीज़ फायर हो गया, 6 घंटे बाद इतना विराम हो जाएगा, 24 घंटे बाद ये 12 दिन का युद्ध पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी इधर से मिसाइलें दागी जा रही थी ईरान की तरफ से, और उस तरफ से फाइटर जेट भेजे जा रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार किसी अच्छे काम के लिए फटकार लगाई है, इजराइल को फटकार लगाई है, और डांटते हुए कड़े शब्दों में कहा है, बोले तत्काल फाइटर जेट अपने वापस बुलाओ,
कोई झगड़ा नहीं करेगा, मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया, कोई झगड़ा नहीं करेगा। मतलब ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल जियो पॉलिटिक्स में बिल्कुल नेक्स्ट लेवल घट रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, जब आपके दो बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि जब छोटा बच्चा बोलता है मैं मारूंगा, तो वो सामने वाला अपने आप को अटेंशन मोड पे कर लेता है। सेम इसराइल ने, ईरान ने तुम्हारा जो सऊदी अरब, ये कुवैत के ऊपर जो हमला किया था परसों, तो उसने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि यार हम हमला करने आ रहे हैं, तो इसलिए आपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्टिवेट कर लेना। मतलब ये नेक्स्ट लेवल है कि अगर सामने वाले को बोल रहे हो मैं मार रहा हूँ भाई, तो एक्टिवेट कर लेना, उन्होंने कर लिया। इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि थैंक यू, आपने हमें बता के हमारे पर हमला किया, इसलिए हम बिल्कुल ठीक ठाक रहे और अब युद्ध विराम करने जा रहे हैं, हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा। मतलब जियो पॉलिटिक्स में नेक्स्ट लेवल चीज़ चल रही है। अब बात करें पूरा डोनाल्ड ट्रंप की, फिर से डोनाल्ड ट्रंप का सीधा बात है कि उनको हमेशा न्यूज़ में रहने की एक जो फ़िलॉसफ़ी रहती है वो है, वो उन्हें कुछ भी करके न्यूज़ में रहना है। वो मार के, पीट के, छेद के, जैसे चाहें वैसे वो नोबेल पुरस्कार लेकर मानेंगे। अभी उन्होंने 12 दिन का युद्ध विराम कर दिया है कि भाई अब इसके बाद में कोई झगड़ा नहीं करेगा, मैंने बोल दिया। लेकिन उसके बाद में भी लोग बाग मान नहीं रहे थे। ईरान हमले कर रहा था, उस तरफ से फाइटर जेट भेज रहा था इसराइल, उनने बोला मैंने बोल दिया ना, झगड़ा नहीं करोगे तो नहीं करोगे, बंद करो विराम, युद्ध विराम मतलब युद्ध विराम, शांति। तो अब हो सकता है इनको, डोनाल्ड ट्रंप को फिर से शांति का पुरस्कार मिल जाए। नज़र डाल लेते हैं पुट कॉल रेशो पे। तो साथियों, जो पुट कॉल रेशो है वो कहीं ना कहीं मतलब अंडर वैल्यू बना हुआ है। एक पे इनकी पुट है और लगभग 85 के आसपास में जो पुट कॉल रेशो है वो बना हुआ है, अंडर 100 के आसपास में है, इसलिए दिक्कत की कोई बात है नहीं। अगर बात करें आज संभव स्टील और पाइप की, संभव स्टील और पाइप का IPO खुला है, तो उसका मैं अलग से भी वीडियो डाल दूंगा संभव के लिए। बाकी जो तुम्हारा कल्पतरू IPO है वो 9% भरा है, और तुम्हारा जो औरोबिंदो है, औरोबिंदो के फार्मा को एक दवाई जो कैंसर में काम आती है उसको मंजूरी मिल गई है। उस दवाई के चलते कहीं ना कहीं इनको मतलब अब आगे आने वाले एक पैटर्न टाइप मिल जाएगा कि इस पैटर्न पर आप काम कर सकते। लेकिन समस्या साथियों ख़त्म नहीं हुई। समस्या इसलिए ख़त्म नहीं हुई है कि आज ना नाटो की समिट हो रही है, और नाटो समिट में जो तुम्हारे जेलेंस्की है ना, जेलेंस्की ने आज ये बोल दिया है कि 2030 तक जो रूस है ना वो नाटो देशों पर हमला कर देगा, और इस हमले करने में जो चाइना है ना वो उसका फुल समर्थन कर रहा है। तो ये क्या समस्या एक ख़त्म होती दूसरी जन्म ले लेती। पहले क्या था, अभी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से पहले ना हम जियो पॉलिटिक्स वाली जो घटनाएं हैं उन पर नज़र नहीं डाल रहे थे, क्योंकि भारत के पास में इतने अच्छे अच्छे इवेंट आ गए थे कि भाई पहले तो मैं पिछले 3 महीने के कमेंट करा रहा हूँ कि पहले तो 12 लाख रुपए तक की टैक्स रिजीम दे दी, उसके बाद में रेट कट कर दिया, फिर AGR मतलब जो उनका CRR था उसमें कट दे दी, फिर उसके बाद मार्केट से बॉन्ड खरीद लिए, उससे मार्केट में और पैसा आ गया, फिर उसके बाद डॉलर खरीद लिए, फिर और पैसा आ गया, फिर उसके बाद में फिर रेट कट दे दिया। मतलब फिर कुल मिलाकर भारत के जो इंटरनली डोमेस्टिक फैक्टर बन गए थे, इतने मजबूत बन गए थे कि भारत एक बार को तो अमेरिका के शेयर बाजार को भी इग्नोर मार के चल रहा था। ठीक है अपन अपनी दुनिया में जुस चल रहे थे। वही समय था सितंबर 2024 का कि अमेरिका का जो नैस्डैक है ना वो तो गिरता था 100% और हम गिर जाते थे 400%, मतलब 100 पॉइंट हम गिरते थे 400 पॉइंट। कारण था डर का माहौल और सेंटीमेंट ऑलरेडी कमज़ोर होना। उस समय पे हमारे जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे थे ना उतने ख़राब आ रहे थे, और हमारा जो GDP का अनुमान था वो हमारा पिछले, क्योंकि 2023 में हमारी GDP रही थी लगभग 9% के आसपास, और इस बार रह गई थी लगभग 6.5%। तो GDP घट गई थी। ऊपर जो CPI का आंकड़ा, कंज्यूमर